हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है साई स्क्वायर। तो देखो साई स्क्वायर क्या है कि ये है, हम जानते हैं कि ये है एटम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और इस तरह से उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बने होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के यूनिट वॉल्यूम में, समझ गए ना, एक पॉइंट में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर एक छोटा सा वॉल्यूम है या एक छोटा सा पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, या हम ये कहें कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इसकी डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करता है साई स्क्वायर। मतलब इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम और पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी पर्टिकुलर एक छोटे से क्षेत्र में, आयतन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना को ही हम क्या बोलते हैं, साई स्क्वायर। या हम ये कहें कि इस आवृत्ति इलेक्ट्रॉन घनत्व का जो है उसको बताने वाला साइन है साई स्क्वायर। मतलब साई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितनी ज्यादा साई स्क्वायर की वैल्यू वहां उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वहां पर जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग, ठीक है, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके भी डायरेक्ट जितना ज्यादा वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, अर्थात वहां पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम रहेगा। तो जहां साई स्क्वायर मैक्सिमम होता है वहीं पर ऑर्बिटल होगा, अर्थात वहीं पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। अर्थात जहां पर साई स्क्वायर सबसे अधिक होगा वहां कक्षा होगा, वहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय रहेगा। और जहां साई स्क्वायर 0 है उसे कहते हैं नोड, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि ये हमने फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट ली है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस के पास में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो अगर हम साई स्क्वायर और आर के बीच में फर्स्ट एस का ग्राफ लें, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लें, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। मतलब ये वाला, चाहे आप इस डायरेक्शन में चलें और चाहे इस डायरेक्शन में चलें, तो हम न्यूक्लियस के चाहे इस डायरेक्शन में चलें यहाँ इधर, इस तरह का ग्राफ आएगा। और ध्यान रखें साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर साई नेगेटिव भी है तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो या तो मैक्सिमम होगी या कम होगी या जीरो, नेगेटिव तो नहीं जा सकती। तो इस तरह का ग्राफ आएगा फर्स्ट एस के लिए। अगर हम 2s में जाएं तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चलते जाएंगे, पहले फर्स्ट एस फिनिश हो जाएगी, अर्थात फर्स्ट ऑर्बिट खत्म होगी, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर देखें ये वाला, तो यहाँ साई स्क्वायर क्या दिखेगा, 0 हो जाएगा। फिर और आगे बढ़ेंगे तो फिर डेंसिटी थोड़ा बढ़ेगी, फिर कम होती जाएगी और फिर सेकंड ऑर्बिट फिनिश हो जाएगी। तो इस तरह से 2s का ये ग्राफ किसके लिए है, 2s के लिए। और अगर हम 2p में लें तो इस तरह का आएगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में p ऑर्बिटल तो होता नहीं है। तो इस तरह का ग्राफ आएगा, पहले जो है 0 है न्यूक्लियस के पास में, फिर 2p का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम होगी। तो यहां हम कहें यहां साई स्क्वायर मैक्सिमम है, ठीक है, तो यहीं पर क्या होगा, ऑर्बिटल होगा। इसी तरह से 3d के लिए ग्राफ बन सकते हैं, 4f के लिए बन सकते हैं। तो ध्यान रखें कि साई स्क्वायर में अगर ग्राफ आएगा तो कभी भी ये नेगेटिव साइन में नहीं जाएगा, ये या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। और ये कहलाती है नोड, ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये फर्स्ट एस, 2s, 2p, इस तरह से। तो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी को ही क्या बोला गया है, साई स्क्वायर, या ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी को व्यक्त करता है। समझते हो बच्चों कि नाभिक के चारों किसी बिंदु पर, किसी एक इकाई आयतन पर इलेक्ट्रॉन कितने समय तक रुकता है, उसके मिलने की कितनी संभावना है, यही है क्या, साई स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसके ग्राफ पर ये लिख लें। अब हम आते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, त्रिज्यीय वितरण, प्रायिकता वितरण, ठीक है, प्रायिकता वितरण। तो देखो ये क्या है, ये कहता है कि मान लो कोई ये dr थिकनेस वाली कोई ये सेल है जो न्यूक्लियस से r डिस्टेंस रखती है। तो इस पूरी सर्कुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी पूरी ऑर्बिट में,
उसी को बोलते हैं क्या, आर। देखो एक छोटे से वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कहलाती है क्या, साई स्क्वायर। और ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्फेरिकल सेल, पूरी स्फेरिकल सेल में जो मिलती है उसे बोलते हैं आर। तो हमें इस पूरी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, मिलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो हमें एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या उसके मिलने की क्या पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, और इस पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना समय तक इलेक्ट्रॉन रुकता है, तो पूरी सेल में कितना होगा, तो पूरी सेल का वॉल्यूम क्या है, और एक यूनिट पार्ट में, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो पूरी एक स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रॉन की एक रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन को बताया जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को पूरी एक सेल में बताया जा सकता है। तो R इक्वल टू होगा, ये क्या कहलाएगा, एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये क्या कहलाता है, पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है R, कि एक पूरी स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। समझ गए बच्चों कि एक वृत्ताकार पूरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है, समझ गए ना, जिसमें इस तरह से वो मोशन कर रहा है, तो उसको ही क्या बोला गया है, R। ये क्या होगी कि एक इकाई आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है और पूरी इकाई का आयतन कितना है, तो हम उसे बोल, उसका गुणनफल निकाल लें तो वही R होगा। समझ गए ना, जिसे मैंने इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया है। अब अगर एक ग्राफ ले लो, यहां पर हम फर्स्ट एस लें, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और यहां पर हम आर लें, तो हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का होगा, क्या इस तरफ चले या इस तरफ चले न्यूक्लियस से, मतलब आप चाहे आर इस तरफ चले और चाहे आर इस तरफ, कि न्यूक्लियस के पास में चूंकि आर स्मॉल, जो आर है डिस्टेंस, ये लिखा है ना आर, डिस्टेंस ऑफ सेल फ्रॉम न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के पास तो आर की वैल्यू 0 होगी, तो वहां पर इसका जो आर का वैल्यू है वो 0 होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस से, उस सेल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले मैक्सिमम हो जाएगी और फिर क्या होने लगेगी, कम। जैसे हम एक पहाड़ में देखें तो पहाड़ पहले नीचे कम ऊंचाई है, फिर चढ़ते जाए ऊंचाई होती जाएगी, फिर नीचे हो जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पहले यहाँ पर कम है, फिर बीच में बहुत ज्यादा हो जाएगा मैक्सिमम, और फिर कम होता जाएगा। तो इस तरह से आर के बीच में अगर हम ग्राफ लें, आर और ये फर्स्ट एस के लिए, तो इस तरह से बनेगा। अगर हम यहाँ पर 2s के लिए लें तो वो इस तरह से आएगा कि ये 1s, तो ये क्या हो गया 2s। तो इस तरह से यहाँ पर r, मतलब उसका ऐसे ग्राफ ले लेंगे, ये है इसका r दोनों साइड। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम देखो इसकी साई की वैल्यू भले थोड़ा सा घटेगी, लेकिन r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा, इसका प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो 2s के लिए फर्स्ट s से ज्यादा ऊंचा इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम किस में चले बच्चों, 2p में, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा। अगर हम देखें कि इसमें 2p का ग्राफ पूछ लिया जाए या 3p का, तो आप इसी तरह से इनका भी ग्राफ ले सकते हैं। यहाँ पर r तो इस तरह से आएगा, और आगे इस तरह से, ये मान लो 2p है तो ये है 3p, तो ये है 4p। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो ये बढ़ेगा, ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। तो इस तरह से ये ग्राफ आएगा 2p के लिए। तो इस तरह के अगर ग्राफ आपसे पूछे गए हैं r के बीच में, तो ध्यान रखें कि ये न्यूक्लियस के पहले r न्यूक्लियस में 0 होता है, फिर आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट आपने देखा साई और साई स्क्वायर के जो ग्राफ थे, और इसका जो ग्राफ है थोड़ा अलग है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये r से रिलेटेड है, r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस से। तो इस तरह के ग्राफ इसमें बनते हैं। तो इनमें जो ये पॉइंट आ रहे हैं, ये किसको बताते हैं, नोड को। तो आप इसे नोट कर लें, ठीक है। अब मैं दो नोड के बारे में बताता हूं। एक होती है रेडियल नोड, इसे बोलते हैं नोडल सरफेस, ठीक है, त्रिज्यीय नोड या नोडल सतह। तो नोडल सरफेस का मतलब है कि जैसे फर्स्ट एस है और 2s है, तो उन दोनों के बीच का एक ऐसा रीजन जहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, 0 है, मतलब रीजन बिटवीन सेम शेप्ड ऑर्बिटल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। समान आकार के कक्षकों के मध्य का स्थान जहां इलेक्ट्रॉन
तो 0 होता है। तो देखो जैसे हम ये कहें फर्स्ट ऐसा और ये है 2s, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है जहां पर बिल्कुल 0 हो गई, तो ये क्या बन गई, एक नोड। ठीक इसी तरह से मान लो 1p या 2p और 3p है, तो दोनों के बीच में भी एक ऐसा रीजन बनेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो वो क्या कहलाएगा, एक नोड। इसका फॉर्मूला होता है n-l-1, जहां n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर हम s के लिए देखें तो l 0 होता है, इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा n-1। अगर हम 2s लें तो n की वैल्यू 2 होगी, तो नोड आएगी 2-1 मतलब 1, और वो कहां होगी, 1s और 2s के बीच में। अगर हम यहां पर क्या ले लें 3s, तो 3-1 मतलब 2 नोड आएंगे, तो एक 1s और 2s के बीच में, 2s और 3s के बीच में बनेगी। अगर आप p में चले जाएं तो l की वैल्यू 1 होगी, तो नोड जो निकलेगी रेडियल नोड वो होगी n-2। जैसे 3p लें तो 3-2 1, तो कहां बनेगी, 2p और 3p के बीच में। लेकिन अगर हम यहां 2p ले लें तो वो 0 हो जाएगी, इसका मतलब 1p तो होता नहीं, तो 1p और 2p के बीच में कोई नोड नहीं बन सकती। ऐसे d में लगाएंगे फॉर्मूला तो n-3 आएगा। जैसे 4d लें तब हमारे पास एक नोड आएगी 3d और 4d। अब हम आते हैं, एक होता है एंगुलर नोड या नोडल प्लेन। तो क्या होता है कि जो ऑर्बिटल है वो डंबल शेप होते हैं, डबल डंबल्ड होते हैं या गोल होते हैं, स्फेरिकल। तो इस तरह के एक ही ऑर्बिटल के जो लोब होते हैं या वो जो डंबल होते हैं, उनके बीच का एक ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, 0 हो, उसे हम बोलते हैं क्या, नोडल प्लेन। समझ गए ना। समान एक ही कक्षक के दो लोब्स के बीच में, जो डंबल के बीच में जो एक स्थान होता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, उसे बोलते हैं क्या, नोडल प्लेन। जैसे मान लो ये है py ऑर्बिटल, तो ये py ऊपर है क्लाउड और नीचे है, तो ये जो y x और z जो ये प्लेन आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, मतलब एक क्लाउड ऊपर है एक क्लाउड नीचे है, तो ये प्लेन बन गया ना, दो डंबल के मतलब दो लोब्स के बीच में, तो वो क्या कहलाएगा, नोडल प्लेन। तो इसका फॉर्मूला होता है l के बराबर, मतलब किसी भी ऑर्बिटल में जो नोडल प्लेन होंगे वो l के बराबर होंगे, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर। जैसे s है तो l की वैल्यू 0 है और नो नोडल प्लेन, क्योंकि वो तो एक इस तरह के स्फेरिकल होता है, तो इसमें ऐसा कहीं कोई रीजन नहीं बन रहा है s ऑर्बिटल के बीच में जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, इसलिए इसका नोडल प्लेन क्या होगा, 0। अगर हम l में चले जाएं तो इसके लिए 1 होती है, इसका मतलब है कि हर एक ऑर्बिटल के साथ एक नोडल प्लेन होगा। अब हम जानते हैं कि 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z, तो अगर आप px ले रहे हैं तो बाकी दो क्या बचेंगे, y और z। py लें तो क्या बचेगा, xz। pz लेंगे तो क्या बचेगा, zx। जैसे py का मैंने बनाया है नोडल प्लेन, तो ये ऑर्बिटल का जो एक लोब है ऊपर है नीचे है, तो ये प्लेन ऐसा बचा जहां नोडल, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0 है। अगर हम d में आ जाए तो l की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब क्या होगा कि हर एक d ऑर्बिटल में दो नोडल प्लेन होंगे, ठीक है। अगर हम अब ये देखते हैं कि dxy yz और xz, ये जो कोऑर्डिनेट का ग्रुप है, तो अगर हम dxy लें तो हमारे पास क्या बचेगा, yz और xz, ठीक है। इसी तरह yz लेंगे तो ये बचेगा dxy और xz, अगर xz लेंगे तो xy और yz। dz² ऐसा है जहां कोई नोडल प्लेन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप dz देखते हैं कि उसके दोनों डंबल एक ही एक्सिस में होते हैं और बीच इस तरह से गोल होता है, तो इसमें कहीं कोई ऐसा प्लेन नहीं बन रहा है जहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। तो केवल dz² ऐसा ऑर्बिटल है जिसकी इलेक्ट्रॉन जो ठीक है नोडल प्लेन नहीं होता। अगर हम dxy की बात करें, उसके डंबल x और y के बीच में इस तरह से होते हैं, तो ये जो x एक्सिस है यूं और z एक्सिस जो यूं सामने निकली है, तो ये जो प्लेन बन गया ये क्या कहलाएगा, dxz। तो dxz और एक प्लेन ये दिख रहा है सामने जो है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, yz। ये दो प्लेन ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो dxy का जो नोडल प्लेन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, dyz और xz। ऐसे ही सबके लिए निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह dx² y² में देखें तो दो डंबल x और y के बीच में है, तो ये रीजन और ये रीजन ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो इसमें भी दो क्या मिल रहे हैं, नोडल प्लेन मिल रहे हैं। केवल dz² है 0, अर्थात dz² ऑर्बिटल ऐसा है जिसका कोई नोडल प्लेन नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको रेडियल नोड और एंगुलर नोड बता दी, इनके फॉर्मूले याद रखने हैं, बस आपको नोडल प्लेन के नंबर्स पूछता है तो आपको इस तरह से निकाल देने हैं, समझ गए ना। तो कुल मिलाकर ये हो गया आपका पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो है मैं सारे वीडियोस दे चुका हूं इससे पहले,
और ये लास्ट वीडियो था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अच्छी तरह से देखें इनको, आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, सी यू।